बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुकीरी और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है कामरान अली ने। नाजरीन, टैक्स ना देना एक संगीन जुर्म है और टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ आए रोज हुकूमती सतह पर कार्रवाई और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन अगर टैक्स वसूल करने वाले ही हुकूमती इकदाम को अहमियत ना दें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए टैक्स बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर बात करते हैं बिलाल से। जी बिलाल, सबसे पहले तो बताएं कि महकमे की कारकर्दगी क्या रही है और क्या कर रहा है ये महकमा। बहुत शुक्रिया। देखें जी, FBR के बाद सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का इदारा जो है वो पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है और इन्होंने गुज़श्ता जो माली साल है उसमें तकरीबन 239 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन की है। लेकिन इसके बावजूद जो टैक्स के फ्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स कलेक्ट करने थे उसमें तकरीबन जो असेसमेंट की गई थी टैक्स कलेक्शन की कि जो ये जगह हैं, जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा तो उनसे 14 अरब रुपए से कम के जो टैक्स कलेक्शन है वो की गई है और इदारे को 14 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। जब भी कोई ऑफिसर किसी जगह पर जाके टैक्स कलेक्शन करते हैं, ऑडिट करते हैं तो वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर जो टैक्स असेस किया गया था या उस बिल्डिंग पे, उस डिपार्टमेंट पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो इदारा है, क्या उस पे जो टैक्स लगाया गया था वो सही जस्टिफाइबल है या नहीं है, तो वो उसको दोबारा रीअसेस कर सकती हैं। तो इन टैक्सेस को दोबारा रीअसेस किया गया क्योंकि पहले उन पर जो टैक्सेस लगाए गए थे वो कम थे और साथ ही साथ ये अफसरान को हदायत की गई कि इनसे 14 अरब रुपए के और ज़्यादा टैक्स इनसे वसूल किया जाना है और साथ ही साथ जो इन पे टैक्स पेनल्टीज़ हैं वो भी इनसे वसूल की जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफसरान थे उन्होंने ये 14 अरब रुपए की टैक्सेस वसूल नहीं किए। साथ ही साथ जो करोड़ों रुपए की टैक्स पेनल्टीज़ थी उन पर वो भी उनसे नहीं ली गई और ये सैकड़ों में जो टैक्स गुजार थे उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी गई। तो बिलाल, टैक्स वसूल ना करना महकमे के अफसरान की अपनी काहली है या फिर किसी का असर रसूख है जिसके पास वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? देखें, ये दोनों फैक्टर इसमें शामिल हैं कि कुछ तो असर रसूख भी है क्योंकि जब एक इदारे की जानिब से, जब अफसरान की जानिब से एक चीज़ को असेस कर दिया जाता है कि यहाँ से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख टैक्स वसूल किया जाएगा और उसकी बाकायदा तौर पर इदारा अप्रूवल दे देता है तो वहाँ से टैक्स कलेक्शन तो फिर हर सूरत में होगी। लेकिन अफसरान वहाँ पर भी अपनी जो काहली, नाअहली, सुस्ती जो है वो शो करते हैं और अफसरान को जो फिर रिपोर्ट दी जाती है वो रिपोर्ट गलत उनको भिजवाई जाती है। और इसी तरह से ही इसमें भी हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो असेस किया गया था वो रकम जो है वो वसूल नहीं की गई। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी हैरान कुन बात है कि विद होल्डिंग टैक्स में तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि जो भी आप किसी होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर भी 16% GST आप उनको पे करके आते हैं और उसमें वो जो इदारे बिल्कुल और जब वो इदारे आपसे 16% GST डिडक्ट कर लेते हैं उन इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को दिया जाएगा और साल के बाद वो टैक्स उनको विदहोल्ड हो जाएगा। लेकिन 10 अरब रुपए का टैक्सेस आवाम से वसूल किए गए और वो टैक्सेस होटल्स मालकान ने, वो मुख्तलिफ इदारे जो 16% GST वसूल करते हैं शहरियों से, उन्होंने वो अपने पास रखे। वो टैक्सेस जो हैं वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिए गए। किस तरह से ये टैक्स जो है वो छुपा लिया जाता है जबकि सैलरी आए उस पर टैक्स हम लोग कटवाते हैं, हम किसी होटल में जाएं वहाँ टैक्स कटवाते हैं, हम ग्रोसरी करने जाएं वहाँ पर टैक्स हम कटवाते हैं। हम तो टैक्स दे रहे हैं, फिर टैक्स कहाँ पे किस तरह से छुपाया जाता है और क्या उसकी तरीकाकार होता है कि वो अपना टैक्स
टैक्स जो है मुकम्मल गवर्नमेंट तक नहीं जाता? देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो एंड कंज्यूमर है वो बड़ा ही मजलूम है कि वो हर चीज़ पे टैक्स जो है वो पे कर रहा है, चाहे उससे फोर्सफुली वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें जीएसटी की मद में हम टैक्सेस जो हैं वो जो है हुकूमत को पे कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इसका मतलब तो साफ ये हुआ ना बिलाल के अवाम तो अपने साइड से अवाम तो पूरे टैक्स दे रही है, लेकिन इदारे वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। फिर तो कसूरवार तो इदारे हुए, हम अवाम तो पिस रहे हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये जो टैक्स है 16%, ये इसकी जब डिडक्शन हो जाती है तो इस चीज़ को इंश्योर करना इदारे की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर जो अफसरान हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को जाके इंश्योर करें कि जो टैक्स जो डिडक्ट किया गया है, लोगों से वसूल किया गया है, आया वो हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनसे इस बात को वो इंश्योर करते हैं कि जो मिसाल के तौर पे आपने किसी होटल से जाकर खाना खाया तो वहाँ पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक सिस्टम इंस्टॉल है। इससे पहले वहाँ पर एक रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो इंस्टॉल था, फिर उसको अपडेट कर दिया गया और इस सिस्टम के थ्रू जितनी इनवाइसेस जो हैं वो वहाँ पर कटेंगी, वो उनके पास उसका रिकॉर्ड जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। लेकिन इसमें भी अफसरान की इंतहाई नाअहली है कि वहाँ पर टैक्स डिडक्शन होने के बाद 10 अरब रुपए का टैक्स जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से उसकी डिडक्शन हुई, लेकिन वो टैक्स जो है वो कौमी ख़जाने में नहीं पहुँच सका। और अनफॉर्चुनेटली जब इस चीज़ का इस रिपोर्ट में जिक्र भी है उसके बाद भी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? क्योंकि अवाम टैक्स कटवा रहे हैं, वो मुसलसल हर खाने पे टैक्स देते हैं, तो किस तरह से ये टैक्स छुपाया जाता है? टैक्स वसूली में क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं कि वो गवर्नमेंट को नहीं जा रही? देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैन पावर की है। जो मुख्तलिफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो दफातर हैं वो ज़्यादातर पंजाब के अजला में एक तो हैं नहीं। अभी रिसेंटली सीएम पंजाब ने पंजाब के मुख्तलिफ 12 जो अजला हैं वहाँ पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दफातर जो हैं वो ओपन करने के हवाले से उन्होंने हदायत जो है वो जारी की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स अफसरान की ही तरफ से हैं, क्योंकि फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर्स ना होने की वजह से, अफसरान का फील्ड में ना जाने की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरह से नहीं हो पा रही है। पंजाब जैसा नया सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ करवाया गया टैक्स कलेक्शन के लिए, तो क्या वो सिस्टम इतना फाल नहीं है या इन प्रोसेस नहीं है कि टैक्स जो है वो उसकी खुर्द-बुर्द हो रही है? देखें, वो सिस्टम भी कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपको उसकी मिसाल फैसलाबाद से दूं तो फैसलाबाद में सैकड़ों की तादाद में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बेकरीज़ हैं, लेकिन फैसलाबाद में तकरीबन 60 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया था जहाँ से टैक्स कलेक्शन होती थी। और बाकी जगह आप मुख्तलिफ बेकरीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको मैनुअल स्लिप जो है वो पकड़ा दी जाती है, और उसमें भी जो आपसे अगर वो GST लेते हैं तो GST वहाँ पर नहीं जाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अफसरान का फील्ड में ना जाना है, जबकि जो सीनियर अफसरान हैं, जो मुतलका ऑफिस के कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से अफसरान को काफ़ी बार जो है वो कहा गया है कि आप फील्ड में जाएं, जो टैक्स असेस किया गया है उनको जाके बाकायदा तौर पर चेक करें, देखें कहाँ कहाँ पर फ्लॉज हैं ताकि उसको सही किया जा सके। लेकिन अफसरान के ना जाने की वजह से इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अफसरान नहीं गए तभी तो 10 करोड़ रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मुख्तलिफ इदारों में इसका मतलब है कि मुलाज़मीन की कमी है, लेकिन क्यों कमी है? उस कमी को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा? आया महकमे को फंड्स की कमी है या मशीनरी की कमी है? अगर इन चीज़ों की कमी है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, महकमे को फ़ंड्स की कमी तो बिल्कुल है और महकमा चाहता है कि हम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें, लेकिन हमें अपना जो ऑपरेशन है उसको ज़्यादा एक्सपेंड ना करना पड़े। इस तरह से टैक्स कलेक्शन होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट तो कर लिया जाता है लेकिन वो कौमी ख़जाने में नहीं जा पाता। अगर यही अफसरान अपने इदारे के साथ मुखलिस हों तो बहुत से अधूरे मंसूबे मुकम्मल हो सकते हैं। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं सिंध की।
सिंध फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अजब करप्शन की गजब कहानी है। सिंध पेपरा के डायरेक्टर आईटी और उनके साथियों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। डायरेक्टर आईटी ने कारिंदों की मिली भगत से शैडो वेबसाइट बना ली। शैडो वेबसाइट के बायस लगाए गए टेंडर्स वेबसाइट पर नजर नहीं आते हैं। टेंडर वेबसाइट पर नजर न आने से मनपसंद कंपनी को नवाजने में आसानी होती है। मनपसंद कंपनीज को टेंडर्स नवाजने के एवज अरबों रुपए तक वसूल किए जाते रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगिरी से। जी मंसूर, सबसे पहले तो इस स्टोरी के अंदर की बात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा ना कि सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, सिंध सेपरा जिसको कहते हैं, इसका काम बेसिकली ये है कि जो भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती कामों के थ्रू या वैसे ख़रीदारी होनी है हर साल 200-300 अरब या 500 अरब, उसको साफ शफाफ करने के लिए इस इदारे का मकसद है कि उसको टेंडरिंग करें, उसमें शफाफियत लाएं ताकि वो प्रोसेस में बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा ले सकें और काम ठीक चल सके। लेकिन बदकिस्मती से जिस मकसद के लिए इदारा बनाया गया, यहाँ की जो माफिया है, आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंध में बहुत सारी माफियाज काम कर रही हैं जो बिल्कुल अब गवर्नमेंट के इदारों में भी घुस गए हैं, जिसमें अफसरान खुद वो माफिया बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुख्तलिफ कंपनियों के हैं ठेकेदार, वो भी समझो कि माफिया हैं। उनकी मिली भगत ये रही है कि वो मनपसंद कंपनियों को ठेका देते हैं, अरबों रुपए के इस तरह का ठेका देते हैं ताकि कोई उस पर पार्टिसिपेट ना कर सके। वो उनका अपना जो है बंदा वो काम कराए और कोई ना आने की वजह से फिर उनसे कमीशन मर्जी के मुताबिक लिया जा सके और फिर काम बराए नाम होता है। अब सेपरा, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इसका काम रेगुलेट करना है। बदकिस्मती से कई सालों से वहाँ से बिल्कुल गोरख धंधा चल रहा है। जो आईटी के लोग हैं जो 2008 में डेली वेजेस पे भर्ती हुए, किस पे? डेली वेजेस पे। ठीक। ऐसे वो छा गए इदारे पे, ऐसे छा गए कि वो अब डायरेक्टर की ओहदों पे पहुँचे, मैनेजर के ओहदों पे पहुँचे। उन्होंने इस तरह से मिली भगत कर ली है कि उन्होंने जो सेपरा की वेबसाइट है उसके साथ साथ उन्होंने एक शेडो वेबसाइट बना ली है, ये सेपरा के सोर्सेस कहते हैं, जिसमें जो अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो टेंडर आते हैं, वो टेंडर जो अच्छे अफसरान नहीं हैं, जो खुल के सबको मौका फराहम नहीं करते हैं टेंडरिंग का, इनसे डील करते हैं, इनको देते हैं, वो हाईडी छुपा देते हैं। तो मुगीरी साहब, इस तरह तो फिर सिंध पेपरा जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद तो फौत हो गया ना? जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस शफाफियत के लिए ये इदारा है उसकी शफाफियत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए पूरे सिंध को दाव पे लगा दिया, क्योंकि तरक्याती कामों और ख़रीदारी के मामला अरबों रुपये में हैं। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि आईटी का जो हेड है और उसकी जो टीम है, वो टेंडर को आपको नज़र ही नहीं आएगा। फ़र्ज़ करो कि लोगों ने को कहीं से पता चला, वो जाते हैं कि भाई आपका हमें पता चला टेंडर नहीं है, वो कहते इधर आ जाए, अपने लैपटॉप पे उनको खोल के दिखाते हैं, ये देखिए आ रहा है ना, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आप सिस्टम अपना ठीक करें। वो बेचारे वापस चले जाते हैं। ठीक। फिर इस तरह से और करते करते लोग इस तरह से बेजार हो गए हैं। लेकिन इनका धंधा कई सालों से चल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारे शरीफ एमडीज़ आए, उनको पता ही नहीं लगा। उनको ये कहते हैं कि हम बस खर्ची पानी इनसे लेते हैं, हमारे पास आते हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत कोई देता था एमडी को या नहीं देता था। एक ऐसे एमडी आए जो 2021-22 में, अब्दुल हलीम शेख साहब, उनको कहीं उनके ही दोस्तों ने बताया कि ये आपके यहाँ तो आपके नाक के नीचे ये धंधा कर रहे हैं आपके आईटी वाले, ये जो बड़े बड़े ठेके आते हैं अरबों रुपए के, उसको ये जाहिर ही नहीं करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड करते हैं। उसमें कैसे मुमकिन है? फिर उन्होंने एक टेंडर उसको दिखाया कि ये देखें, कोई लाइव स्टॉक का टेंडर था, ये देखें, ये मुझे शो नहीं हो रहा है। उनकी वेबसाइट पे खोल के दिखाया, नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बंदों को बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं, हमारे पास तो खुल रहा है। उन्होंने कहा ले आओ लैपटॉप अपना। अच्छा। तो जो उस टाइम बंदा था, हाँ मैनेजर थे रेहान इकबाल साहब, उन्होंने कहा मेरा लैपटॉप इधर नहीं है। उसने कहा आज के आज मुझे लैपटॉप जमा कराओ। ठीक है। तो फिर वो एकदम से गया, आईटी इंचार्ज को लेके आया, उनकी सिफारिश की सर लैपटॉप इनका घर पे पड़ा, ये कल दे देगा। मिस फरजाना, हैरान की हद, हैरान तो क्या ढाका है
बिल्कुल। कल को फिर ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि हमसे ये छीनी गई है। कराची में छीना जब भी ज़्यादा है, स्ट्रीट क्रिमिनल ने मेरा लैपटॉप छीन गए, तो एमडी साहब सर पे हाथ दे के बैठ गए कि भाई कैसे छीना गया। उसका नाजिमाबाद से आ रहा था तो छीना। तो एफआईआर कराई, एफआईआर नहीं कराई। फिर उन्होंने अपने तलकात इस्तेमाल करके एफआईआर कराई। तो जो बंदा जिसने कहा कि मेरा लैपटॉप छीन गया है, वो पुलिस से तावन नहीं कर रहा था। उन्होंने एमडी ने जब उसको कहा कि भाई से पूछें, वो कह रहे आपका बंदा तो आ ही नहीं रहा। हाँ। हमें इजाज़त दें, हम इसको जो प्रॉपर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, चंद लीतर मारते हैं, इसको थोड़ी सज़ा देते हैं तो बता देगा। तो आप यकीन करिए भाग गया बंदा। अच्छा। भाग गया। आईटी का जो डायरेक्टर लैपटॉप मिला कि नहीं मिला, उसके बाद नहीं लैपटॉप कहाँ से मिलेगा, उस एमडी को ही तबादला करा दिया गया। अच्छा। अब्दुल हलीम शेख साहब थे, उसका ही तबादला करा दिया। ये इतने स्ट्रांग है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि टेंडरिंग जो अरबों रुपए का सिंध गवर्नमेंट में 10-15 सालों से 200, 250, 300 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जो कि रवां साल में बढ़ के अब 900 अरब रुपए का हो गया है। कितने? 900 अरब। इतनी बहुत बड़ी रकम है। और ये सब इन जालिमों के हाथों में है, ये धंधा करें। और जो कंपटीशन में जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो कंपनियां, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मनपसंद लोगों को देते हैं। अगर हम अक्सरियत महकमों की बात करें तो कौन से ऐसे महकमे हैं जिनके टेंडर्स छुपाए जाते हैं ताकि मनपसंद कंपनीज को देकर रकम की बंदरबांट करें? जी, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ के बहुत काफ़ी ऐसी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अच्छा। मुझे कल ही सोर्स बता रहा था कि अब हेल्थ में जो इनके अफसरान है प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो डॉलर में कमीशन ले रहे हैं। यानी कि हेल्थ जिसको हम अव्वलीन तरजीह कहते हैं, सबसे ज्यादा आसान है, उसके अंदर हेरा फेरी करना है। हाँ, हेरा फेरी करते हैं, टेंडर छुपा देते हैं, कोई पार्टिसिपेट ना करे। और अब कमीशन डॉलरों में है। तो हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, वर्क सर्विसेज है, इरिगेशन तो इनके लिए सोने की चिड़िया है। अच्छा। वहाँ पर तो क्या बताऊँ, आपकी सोच है। ये जो आईटी के लोग हैं, आप देखेंगे, कोई भी देखेगा यकीन ही नहीं करेगा। माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, सोम सलवात के पाबंद, तस्बीह हाथ में होगी। यार नेक लोग हैं, कैसे कर रहे हैं? नेक लोग हैं। ये नेक लोग हैं, दिखावे के लिए नेक है। लेकिन इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने एक शेडो वेबसाइट तैयार कर लिए, वहाँ पर ये धंधा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करें। हालांकि जो मौजूदा एमडी अभी लगा है, बहुत शरीफ बंदा है, बहुत शरीफ बंदा है। अल्लाह करे उसको चलने दे, उसको पता लगे, वरना ये तो यही धंधा जो है वो चलता रहेगा। और सिंध के साथ ये इस तरह होता रहेगा। और ये लोग 2 नंबरी यहाँ करते रहेंगे उन अफसरान के साथ, करप्ट अफसरान के साथ। पता है इसके नतीजे में नुकसान क्या हो रहा है? जी, सिंध में अभी भी कोई 10 से 15 साल ऐसी स्कीम है जो मुकम्मल ही नहीं हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्ज करो कोई एक टेंडर है, 4 अरब का एक टेंडर है, आपने कमीशन इतनी दे दी, खुद रख लिया, तो पीछे जो है काम थोड़ा बचा, तो उसको फिर रिवाइज में लेके जाते हैं कि भाई रिवाइज पीसी बनाओ, इसके लिए मजीद इतने पैसे दे दो। तो ये रिवाइज में लेके जाते तो 10-15 सालों में ये स्कीमें ख़त्म ही नहीं हो रही। असल वजह यह है, तो सेपरा में मुगीरी साहब ये बताएं कि जिस तरह से अफसरान अपनी मनमानियां करते हैं, वो अपने लेवल पर करते हैं या फिर उनके पीछे भी बासर लोग होते हैं? ये हो नहीं सकता वो अपने लेवल पे करे, उनके पीछे बहुत बासर लोग हैं, उनके तल्कात, उनके हाथ फिर बहुत लंबे हैं। तो ये समझो कि एक माफिया का गठजोड़ बन गया है। चलो जो करप्ट अफसरान हैं, जो ठेकेदार हैं, जो इस तरह धंधा करते हैं, लेकिन सेपरा का काम तो ये नहीं है ना। सेपरा तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इसका काम है कि साफ शफाफ तरीके से टेंडरिंग कराए और सबको मौका फराहम करे, ताकि जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो काम करके दें और अच्छे तरीके से काम हो जाए, जिससे फायदा ये होगा। कम से कम वो लोग सामने आने चाहिए ना जो कम से कम 10 साल का अरसा ना लें, काम जो दिया गया वो काम टाइमली पूरा करें। यही तो कह रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट का हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट के अपने जो है 3 ऐसे अभी नए बड़े प्रोजेक्ट हैं बिलियंस रुपीज़ के, सिंध सेक्टर 3, सिंध सेक्टर 4, वो 10-12 सालों में तैयार नहीं हो रहे हैं, ठेकेदार भाग गए हैं।
मुगीरी साहब, ये भी पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी जो पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी का माई बाप होता है, उस किताब दफ्तर में जो लिफ्ट लगाई गई उसमें भी घपला हुआ है। ये क्या मामला था? किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपने तो बहुत मज़ेदार बात पूछ ली है। 1971-72 में जब गुलाम मुस्तफा जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे तो न्यू सिंध सेक्रेटरीट का वजूद पड़ा, जिसके नतीजे में उस टाइम की जो लिफ्टें या उसके बाद की जो लिफ्टें थी वो ख़राब हो गई। तो 2 लिफ्टें एक ऐसे बंदे को दिया गया जिसका नाम आमिर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। उनको अफसरान ने एडवांस में पेमेंट कर दी और गलत काम किया जा रहा था। जो मौजूदा सिटिंग चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह साहब, उसको पता चला। उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था उनको टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से उसको निकाल दिया। लेकिन मिस फरजाना, इसकी जो अहम बात यह है कि उस ठेकेदार को कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठेकेदार के मजे हैं, वो इतने मजे कैसे हैं? अफसर को निकाल दिया, ठेकेदार कैसे एंजॉय कर लेते हैं उसको? उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? अफसर को तो नौकरी से ही फारिग कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 19 ग्रेड का, 19 ग्रेड कोई मजाक नहीं है। और वो ठेकेदार जो पैसे खा गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, उसको मजीद काम दिया जा रहा है। और मैं अभी भी बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन से काम उसको दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी भी सीएम सेक्रेटरी जो बना रहा है ना, सीएम हाउस में सीएम सेक्रेटरी, उसका काम भी उसको दिया गया है। जो मेरे सोर्सेज से वो कह रहे हैं कि वो पहले सीएम हाउस में कैटरिंग का काम करता था, चाय बिस्किट फराहम करता था। आज वो बिलियनर हो गया, बिलियंस के ठेके दिए जाते हैं। अच्छा। तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? चीफ सेक्रेटरी देखिए ना, लेवल है, ब्यूरोक्रेसी के बाप है, माई बाप है चीफ सेक्रेटरी। बिल्कुल ऐसे ही है। उस ठेकेदार को कुछ नहीं कर पा रहा, उसने अपने अफसर की नौकरी ख़त्म कर दी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों को, चाहे कोई भी हो, वो किसी का रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, गलत अफसर काम के खिलाफ तो मुगीरी साहब कार्रवाई कर ली। जिस कंपनी ने गलत काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? मैं यही तो बता रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं। मजीद उसको काम दिए जा रहे हैं। अगर एक बड़ी आला सतह इंक्वायरी हो ना, ये पता लगे कि 10-12 सालों में उस कंपनी को, आमिर साहब है, आमिर सिद्दीकी साहब, उसकी कंपनी को कितने अरब का काम मिला है, आप हैरान हो जाएंगे। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम हैं उनकी कंपनी को मिले हैं जो 2 नंबरी हैं, जलसाजी जिसमें की गई है। एक मुझे ये भी पता चला है कि फ़िश हार्बर अथॉरिटी पे भी उसी कंपनी का है। मैं भी कंफर्म करने जा रहा हूँ। सोर्सेस कह रहे हैं कि कराची फ़िश हार्बर अथॉरिटी का काम उसको मिला था, वो भी उसने गैर मयारी किया था। अच्छा। उस पर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उस पर सख्त प्रेशर आया था। लेकिन मुझे अभी थोड़ा कच्चा पक्का है, कंफर्म करूँगा कि ये कंपनी है इरिगेशन में, कोई MBC कंपनी है, MBC। कोई चना साहब है, उनकी कंपनी है, जिसका मैं अभी हाल ही में इंकशाफ कर चुका हूँ कि हाजीपुर बंद में 6 अरब 27 करोड़ पे निकाल दिए। 6 अरब 27 करोड़, 2 टके का काम नहीं हुआ। जब स्टोरी ब्रेक हुई है तो अब वहाँ मट्टी डाल रहे हैं, अब वहाँ पत्थर डाल रहे हैं। तो ये हाल है। तो मुगीरी साहब ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में क्या क्या और कितना नुकसान हुआ है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि साल में 100-150 अरब का तो नुकसान होता ही रहा है। अफसरान, ठेकेदार और ये सेपरा के लोग मिलके जो है वो नुकसान दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसमें सरकार का नुकसान है, स्कीमें रिवाज में चली जा रही हैं और पैसे जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि 10-15 सालों से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। सिंध में 3-5 ऐसे पब्लिक स्कूल भी हैं, जैसे हाला है, जैसे टंडो आदम है, उसके 12 सालों में काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। वजह यह कि जब आप मनपसंद कंपनीज को देंगे तो फिर उनके नखरे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपनी काम कैसे पूरे होंगे मुगीरी साहब? वो काम कौन पूरे करेगा? अब इन्हीं से ही पूरे कराने चाहिए। जो भाग गए हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में नैब में रेफरेंस दाखिल किए जाएं और उनको पकड़ा जाए। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जाए। कि अब गवर्नमेंट का काम है, कोई मजाक थोड़ी है कि आप। मुगीरी साहब, कौन करेगा और कब करेगा और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा रही है? देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट के पैसे हैं, सिंध गवर्नमेंट को खुद करने चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्या मसला है, वज़ीर आला साहब, इसका मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा है, पैसे की परवाह नहीं है कि मिल भी जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी खैर है। इस्तेमाल का मसला है। अगर ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो जाए मिस फरजाना, सिंध जो है सोना है, सोना। यकीन के इतना छोटा सा सिंध है,
इन 15-16 सालों में कोई 2,500 अरब इस्तेमाल हुए हैं। 2,500 अरब में अगर 1,000-1,200 अरब भी लगते हैं ना सिंध में, सिंध यूरोप के किसी भी मुल्क से कम नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से यही है कि कई प्रोजेक्ट नाकाम हैं, तबाह हाल हैं। वो जो ठेकेदार कल जो है ना चाय बिस्किट सप्लाई करते हैं वो बिलियनर बन गए हैं। वो जो उनके हवारी हैं, आप उनकी मज़े तो देखें, उनकी लाइफ स्टाइल तो देखें कि कैसे अरबपति बन गए हैं। अब इस सब पे करना किसको चाहिए? सिंध गवर्नमेंट को खुद को करना चाहिए। सिंध की जो सिविल सोसाइटी है उसको डिमांड करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत पे प्रेशर डालना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, खुदा के वास्ते बहुत हो गया, इनको निकालो। ये जो भी मनपसंद लोग हैं। अब सेपरा जो है इतनी बहुत बड़ी चीज़ मैं आज बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया। रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, अब वो प्रॉपर तरीके से काम करे, टेंडरिंग ठीक करे तो बहुत सारे लोग आए, काम करने वाले लोग तो है ना। लेकिन मंसूर ये बताएं कि इतने बड़े लेवल पर सिंध पेपरा वाले माफियाज बन जाने वाले अफसरान और ठेकेदारों की मदद करते हैं, ये बात बाहर क्यों नहीं निकली और तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अभी अब बाहर मैं बता रहा हूँ कि एक MD आया था अब्दुल हलीम शेख साहब, उस तक बात पहुँची। उन्होंने जब उनको पकड़ा तो लैपटॉप भी उन्होंने कहा कि मेरा लैपटॉप छिन गया है, तो अभी तक वो मामला वहीं दबा पड़ा है। अभी जो होम मिनिस्टर साहब हैं ज़याल नंजार साहब, टू मच एक्टिव, उसको पता चला है उन्होंने भी कि इनको दबड़-दूसड़ किया है, शायद इनको अच्छी खासी चाबी दी है। अब ये पता करना है कि इसके बाद अभी क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि अभी भी ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनको पकड़ के इनको अंदर नहीं डालेंगे, एक कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, इनकी प्रॉपर्टियाँ देखी जाएं, इनका लाइफ स्टाइल इस तरह की अजब करप्शन की गजब दास्तानें तो हमने बेशुमार बार हाईलाइट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जो असल बंदा होता है उसे छोड़ के किसी दूसरे बंदे को वहां से नौकरी से निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है जी कार्रवाई पूरी हो गई है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, इस पर मुकम्मल तौर पर कोई ना कोई बेहतर लायामल इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली और उसके असरात पर। दुनिया में बहुत तेजी से मौसमियाती तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। नाज़रीन, मुतवातर मौसमियाती तब्दीली के बायस गुज़िश्ता बरस दुनिया भर में पहले से ज़्यादा खुश्क साली, सैलाब और शदीद गर्मी की लहरें देखने में आई हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां और रोज़गार के लिए ख़तरात भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में से है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह से मुतासर है। मौसमियाती तब्दीली के बायस रवां साल खड़ी फसलों, सब्जियों और फलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा, जिससे पैदावार में नुमायां कमी भी देखने में आई है। पैदावार में कमी से न सिर्फ किसानों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने को आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने कामरान अली से। कामरान, सबसे पहले ये बताएं कि मौसमियाती तब्दीली की वजूहात क्या हैं, क्यों इसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली जो इलाके हैं वहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा थे और ये एक बैलेंस कायम था। वस्ती अजला जो है ज़्यादातर ज़रखेज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर फसलें जो है वो उगाई जाती है, जबकि जुनूबी अजला भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैदानी है और वहाँ पर भी फसलें उगाई जाती है, लेकिन जुनूबी अजला जो है वो खुश्क ज़्यादा है वस्ती अजला और शुमाली अजला की बनिस्बत। शुमाली अजला में ऐसा हुआ है कि जो जंगलात थी उसकी भरपूर जो कटाई है वो शुरू हो गई है और स्वात, डीर और चतराल के जो इलाके हैं वहाँ पर जंगलात की कटाई की वजह से ये बैलेंस जो है ये इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और दुनिया में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देखना शुरू हो गए हैं। और वो असरात ये है कि बेवक्त बारिशें हो जाती है, आंधी और तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो फसलें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। चूँकि पूरा मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा भी एक ज़री ज़मीनों का सूबा है और यहाँ ज़राअत पर लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार है और इसी ज़राअत पर जो गुज़र बसर है आवाम का वही होता है। लेकिन अगर मौसमियाती तब्दीली इसी तरह जारी रही और इसी तरह फसलों को नुकसान पहुंचता रहा तो लोगों की जो गुजर बसर के जो वसीले हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और अभी जो क्लाइमेट चेंज के असरात जो रूनुमा होना शुरू हो गए हैं, जिसमें
फसलों पर ये असरात जो है वो आ रहे हैं और फसलें जो है काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़री ज़मीन है वो तो वैसे ही भी दीगर सूबों की निस्बत इंतहाई कम है और जब क्लाइमेट चेंज के असरात भी आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है। फलों का भी जिक्र किया है जिनकी पैदावार में देखा जाए तो वाज़ेह कमी देखने में आई है, तो आने वाले वक्तों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ज़ाहिरी बात है कि आने वाले वक्तों में इन चीज़ों की कमी होगी और डिमांड के मुताबिक ये चीज़ें मार्केट को सप्लाई नहीं होगी और जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फ़र्क आ जाता है तो वो महंगाई की सूरत इख्तियार कर जाता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो एक चीज़ कम अगर आ रही हो तो उसकी कीमत वाज़ेह बात है कि वो कम होगी। इस बार अगर मैं आपको बताऊँ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वस्ती अजला है यहाँ से और स्वात के कुछ इलाके हैं, कबायली कुछ इलाके हैं जहाँ पर सब्जियों पैदावार होती है और खुसूसन प्याज, टमाटर और आलू की पैदावार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी तकरीबन 30 से 40% जो मार्केट की डिमांड है वो हम अपने इलाकों से पूरी करते हैं और बाकी जो है वो अफ़गानिस्तान से भी पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को कुछ सब्जियाँ जो है वो आ रही होती है, पंजाब के कुछ इलाकों से ये सब्जियाँ यहाँ पे आ रही होती है और ये हमारा जो डिमांड है वो इन तीनों सेक्टर से पूरा किया जाता है। लेकिन इस साल जब चीज़ें कम हो और उसका डिमांड ज़्यादा हो तो जाहिरी बात है कि उसकी कीमतों में इजाफा होगा और कीमतों का ये फ़र्क हम गुज़िश्ता कई महीनों से देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और खुसूसन पेशावर के जो मार्केट है और जो मंडियाँ हैं वहाँ पर प्याज की कभी तो कभी टमाटर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा होता है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियाँ हैं और उसमें जो ख़ास तौर पर हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं उन्हीं सब्जियों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आ रहा होता है। ये उतार चढ़ाव कोई भी सब्जी ऐसी आज भी ऐसी नहीं है जो आपको 100 रुपए से कम फी किलो मार्केट में मिले। तो इन सब चीज़ों का अल्टीमेट जो असर है वो एक गरीब बंदे पे पड़ता है, आवाम पे पड़ता है और कीमतों में इजाफा हो जाता है। वहाँ पे जब पैदा नहीं होती है और पैदावार कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने से सारा जो बोझ है वो आवाम के ऊपर आ जाता है। तो यही सूरत-ए-हाल होती है और ये तब्दीलियों के बायस जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो किसान हुआ है। तो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिनकी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। तो क्या इस हवाले से हुकूमत की तरफ से किसानों के लिए कुछ किया गया है, कोई पैकेज मुतारिफ कराया गया उनके लिए? किसानों के लिए तो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में एक पैकेज है किसान कार्ड की सूरत में और किसानों को उन्हीं से रिलीफ दिया जाता है। लेकिन इस बार भी जब यहाँ के वजीर ज़राअत है सजाद बारकवाल साहब, उनसे पूछा गया इस हवाले से और खुसूसन किसानों की एक तकरीब में उनसे पूछा गया कि ये जो नुकसानात हुए हैं, पिछले सैलाब में भी जो नुकसानात हुए थे, इस बार क्लाइमेट चेंज और इसके असरात की वजह से जो नुकसानात हुए तो इसका अजाला किस तरह मुमकिन हो सकेगा और हुकूमत किस हद तक अदाला कर सकेगी। तो उनका साफ ही जवाब था कि हमारे पास इस बार फंड्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि न होने के बराबर फंड्स है और हम देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की तरफ, अगर उनकी तरफ से हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हुए हैं, हमने अपनी अर्जिया जो है उनको भिजवाई हुई है कि जी हमारे यहाँ पे नुकसानात हुए हैं, हमारे किसान जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं और उनको इस मद में रिलीफ दिया जाए। तो उनकी जानिब से अगर कोई प्रोजेक्ट हमें मिला तो हम किसानों को रिलीफ देंगे, वरना अपनी तरफ से जो कुछ बनता है वो दे देंगे। लेकिन हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट में इतना कोई फंड नहीं है कि हम किसानों को वो रिलीफ दे सके और उनको कंपनसेट कर सके। तो जब ये भी पूछा गया कि जी किसानों को तो पिछली बार जब सैलाब आया था तो उस नुकसान का अजाला भी उनका नहीं हुआ, तो इस बार क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हमने टीमी तश्कील दी हुई है, फिलहाल जो है वो नुकसानात का जो रिकॉर्ड है वो तैयार किया जा रहा है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा महकमा ज़राअत तौसीह में अपना एक सेंटर है जिसको क्रॉप रिपोर्टिंग सेंटर कहते हैं और ये क्रॉप रिपोर्टिंग सेंटर जो है पूरे सूबे में अगर किसी भी फसल को नुकसान पहुंचे तो उसका रिकॉर्ड पूरा उनके पास मौजूद होता है। फसलों के हवाले से कौन सी फसल किस इलाके में जो है वो उगाई जा सकती है और सारा कुछ रिकॉर्ड उनके पास होता है। लेकिन इस के बावजूद भी वजीर मौसूफ ने यही कहा कि जी हम रिकॉर्ड अगर जमा करेंगे तो और फिर उसका किसान के नुकसान की भरपाई की गई।
किसानों की नुकसान की भरपाई ताहाल नहीं हुई और इसकी वजह यह है कि अभी तक वो लिखत पढ़त जारी है। अभी तक उनका रिकॉर्ड जो है वो पटवारियों से इकट्ठा किया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड जो है आ जाए हमारे पास तो हम उनके हिसाब से फिर हर किसान को इसमें और भरपाई भी इतनी ज्यादा नहीं है। तकरीबन 5,000 या 10,000 के करीब खाद में उनको रिलीफ फराहम किया जाता है और इसी तरह जो सीड्स दिए जाते हैं उनमें उनको रिलीफ फराहम किया जाता है और वो भी हजारों की तादाद में है। तो अगर एक किसान का नुकसान जो है वो लाखों में होता है और उनको आप हजारों रुपए में आप रिलीफ देते हैं तो वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरी जानिब किसानों की जानिब से भी ये कहा जाता है कि हमें जो है अगर ये रिलीफ नहीं देते तो ना दे रिलीफ, लेकिन जो मसनूई खादें हैं जो फसलों की तैयारी में और काश्त में इस्तेमाल होती है वो कम करे, जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमतें कम करे, क्योंकि जब ट्रैक्टर वो चलाते हैं अपने खेतों में तो उनका खर्चा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, मसनूई खादों का खर्चा बढ़ गया है, तुखम जो है जो तरक्कीदादा तुखम है और जो बीज है उसकी कीमतों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो किसानों की यही मुतालिबात है कि अगर आप हमें रिलीफ नहीं देते तो न दे, रिलीफ की हमें जरूरत नहीं, लेकिन ये चीजें आप सस्ती करें तो हमारे की जानिब से बहाना बनाया जा रहा है फंड्स की कमी का, जबकि एक पूरा तरीकाकार मौजूद है कि किस तरह से उनको किया जाएगा, फायदा पहुंचाया जाएगा, उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। वो सारी चीजों को तो एक साइड पे रख दें। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम किए गए, चलो उस तरह नहीं तो इस तरह से किसान का फायदा कर दिया जाए। इस हवाले से जो हमारा सूबाई महकमा है, महकमा जंगलात और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मुल्क भर की जो फॉरेस्ट या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, उनको बुलाया गया था और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और ये भी PTI की जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत है उसमें किया गया था और इस पर सोच विचार की जा रही थी कि मौसमियाती तब्दीली से खुसूसन हमारे जंगलात को कैसे महफूज किया जा सके, जंगलात में इजाफा किस तरह हो और इसी तरह हमारे किसानों को और हमारी जरी जमीनों को इससे किस तरह महफूज किया जा सके। तो वही जुबानी कलामी चीजें वहां पे आई, लोगों ने अपने मकाले पेश किए, हर किसी ने अपनी राय दी और उसको एक शक्ल में डाला गया, लेकिन उस चीज पर ताहाल कोई अमल नहीं हुआ। उसमें यह भी कहा गया था कि खैबर पुख्तनख्वा की जंगलात में इजाफा किया जाएगा, उसमें यह भी कहा गया था कि खैबर पुख्तनख्वा की जितनी भी जरी जमीनें हैं और जितनी भी किसान है उनको आगाह किया जाएगा इस चीज से, ऐसी तुखमों के हवाले से काम किया जाएगा जो हर मौसम में और हर हालत में जो है वो अपना ग्रो जो है वो कर सके। इसी तरह दीगर जो फैसले की गए, दीगर जो चीजें क्लाइमेट चेंज के हवाले से की गई, किसानों की तो कोई किसानों को आगाही ही नहीं है इस हवाले से। वो तो अपने वो पुराने तरीकों से वो लगे हुए हैं कि जी इन दिनों में बारिश नहीं होती थी, अब इन दिनों में बारिश है तो अब फसल के साथ क्या किया जाए, अब इसकी उगाई किस तरह किस मौसम में कैसे किया जाए, उनको आगाही ही नहीं है। तो और मदद तो दूर की बात है कि उनकी मदद की जाए या उनको सिर्फ आगाह भी किया जाए कि जी ये फसल है और इसको इस तरीके से आप उगाए और ये क्लाइमेट चेंज है, इनकी ये असरात है, ये इस तरह होता है उस तरह होता है। तो कम से कम उनको तो कोई आइडिया हो ना, मदद तो दूर की बात, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और ये मौसम कैसे तब्दील हो जाते हैं अचानक, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, मतलब सर्दी गर्मी में आ जाती है, गर्मी सर्दी में चली जाती है। तो यही सूरत हाल है कि किसानों की अभी तक इस हवाले से कोई वो नहीं की गई है और जहां भी हमने पूछा है किसानों से, उनसे बात की है, तो उनका यही रोना होता है कि हमारे साथ हुकूमत की कोई ऐसी वो नहीं है कि हमें तरक्की दे, हमें नए तरीके से खाए जाए, हमें आगाही दी जाए लार्ज स्केल पर। कुछ किसान ऐसे हैं कि जो थोड़े से तालीम याफ्ता है और वो इदारों से राब्ते में रहते हैं तो शायद उनको ट्रेनिंग्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूं उसमें बागबान भी है जो बागबानी करते हैं और खैबर पुख्तनख्वा के स्वात और ये शुमाली इलाका जो है वो बागबानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे बहुत से फल जो है वो मिलते हैं। पेशावर वैली में भी काफ़ी ज़्यादा
बागात है और यहाँ पे भी फल जो है वो उगाए जाते हैं, फलों के बागात होते हैं, तो उनको भी काफी वो ज्यादातर आगाही नहीं है, ताकि वो नई तरीकों से किसानों को इस हवाले से आगाही दी जाए, क्योंकि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां बहुत तेजी से रूनमा हो रही हैं। नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल रही तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में हमें कहत साली का सामना करना पड़े। हुकूमत को इस हवाले से बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।